हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आज नए साल के जश्न के पहले दिन आपने खूब सारा मौज किया होगा। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। वह जो टॉपिक कल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था टेंस के बारे में, तो उसी को मैं अब कंटिन्यू करता हूं। और आपको तो याद होगा, याद होगा ना? क्या ऐसी डीएल वाला फॉर्मूला याद है ना आपको? नहीं याद है? चलिए एक बार रिकॉल करते हैं उसको, इसको रिकैप कर लेते हैं। आप बताइए मुझे सबसे पहले एस का मतलब क्या था उसमें? अच्छा, प्रेजेंट। ई का मतलब भी प्रेजेंट। डी का मतलब क्या था? पास्ट। अच्छा, एल का मतलब फ्यूचर और एच का मतलब परफेक्ट। अच्छा 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 अच्छा, सही बात है बिल्कुल। मुझे अब ये बताइए कि ये ऐसी डीएल आप कहाँ ढूंढ रहे थे? कहाँ ढूंढ रहे थे? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में और मेन वर्ब के लास्ट में। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। बताइए मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो आपके वाक्य को पूरा करने में मदद करता है। तब बताइए मुझे प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा था? बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन लिया मैंने आपकी बात। आप कह रहे हैं कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। फिर पास्ट टेंस में क्या आता है? पास्ट टेंस में आता है डिड, वाज, वेयर, हैड। बिल्कुल सही। फ्यूचर में क्या आता है? फ्यूचर में तो शैल और विल आता है। आपको याद था ना पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर में क्या था? पहला वीडियो देखा ना आपने टेंसेस का इंट्रोडक्शन? अगर नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जाकर वापस देखिएगा, ठीक है? चलिए देखिए, इसमें क्या था? आईएनजी का मतलब, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर में बता रहा हूँ, आईएनजी का मतलब क्या था? कंटिन्यूअस। ठीक है, आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस। दूसरा क्या था? एच प्लस वी थ्री का मतलब क्या? परफेक्ट। ठीक है, वी थ्री का मतलब क्या था? थर्ड फॉर्म ऑफ बी। बहुत सुंदर। चलिए, इसके अलावा एच स्टैंड किसके लिए करता था? तो एच स्टैंड किसके लिए करता था? एच स्टैंड करता था हैज के लिए। एच इज इक्वल टू क्या था? हैज, हैव, है ना? और क्या था? हैड था। चलिए लिख देता हूं, हैड। बहुत बढ़िया, याद है जी आपको? ठीक है, अब बताइए 4 नंबर में क्या था? 4 नंबर में, 4 नंबर में था वाज, वर। यही ना? इसको आपने क्या कहा था? इसको पास्ट टेंस कहा था। चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूं जी, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट तक रहने देते हैं। ठीक है, और फिर क्या था? एम, वो क्या था? अच्छा, आप कह रहे हैं एम का मतलब सर प्रेजेंट था। चलिए लिख देता हूं प्रेजेंट, लिख दिया। और क्या था? और था बीन। चलिए बीन भी लिख देते हैं। बीन क्या था? बीन क्या था बताइए मुझे। ओ ठीक, एकदम बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। बीन का मतलब था थर्ड फॉर्म ऑफ बी। थर्ड फॉर्म ऑफ बी, थर्ड फॉर्म ऑफ बी, ऑफ बी ई। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहला वाला फिर क्यों छोड़े? उसको भी लिख देते हैं ना। क्या था? आईएनजी। आईएनजी का मतलब क्या था? कंटिन्यूअस। बहुत सुंदर। आईएनजी का मतलब था कंटिन्यूअस। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब फिर क्या था? दूसरा क्यों छोड़ रहे हैं उसको लिख दीजिए। क्या था? एच प्लस वी थ्री ना। एच प्लस वी थ्री इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू था परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आपने रिकॉल कर लिया है। ये पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर था। एसिडियल याद है ना आपको? नहीं याद है? क्या बात कर रहे हैं? एस का मतलब, एस और ई का मतलब क्या था? चलिए एक बार वापस रिकॉल करिए। एस ई का मतलब क्या था? प्रेजेंट था ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है, गुड। दूसरा, आप आ जाइए। दूसरा, अगर आपको मैं कहूं
कि डी, तो डी का मतलब क्या था? डी का मतलब क्या था बताइए? डी का मतलब था, डी का मतलब था पास्ट। डी का मतलब क्या था? पास्ट। बहुत बढ़िया। फिर और क्या था? था कुछ? हाँ था सर, एल, एल। ठीक है, एल का मतलब क्या था? एल का मतलब क्या था? फ्यूचर। बहुत सुंदर, फ्यूचर था एल का मतलब। और एच का मतलब क्या था? एच का मतलब था परफेक्ट। क्या था एच का मतलब? एच का मतलब क्या था? परफेक्ट। याद आ गया आपको? बहुत बढ़िया। चलिए, आपको ये सारा याद होगा, और इसका तो आपने पहले ही बता दिया मुझे। ये ट्रिक था आपके पास। ऐसी हो तो प्रेजेंट, डी रहे तो पास्ट, एल रहे तो फ्यूचर, एच रहे तो परफेक्ट, है ना? चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके टेंस का डेफिनेशन याद है आपको? किससे बना था ये किससे बना था, याद है आपको? याद है? नहीं याद है? चलिए मैं एक बार लिखता हूँ, देखता हूँ। ये बना था टाइम प्लस सेंस। टाइम प्लस सेंस। टाइम प्लस एंस बना था, सेंस नहीं बना था। टाइम प्लस एंस बना था। और इक्वल टू क्या था? इक्वल टू था टी फोर हो गया टाइम, प्लस सेंस का मतलब क्या था? सेंस का मतलब देखते हैं। सेंस का, एंस का मतलब था सेंस, यानी कि समय की समझ, यही था ना, है ना? तो क्या बताए थे आपने कि सर टेंस टेल्स अस अबाउट द सेंस ऑफ टाइम इन अ सेंटेंस। याद आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए, अब लौटते हैं हम लोग अब मुख्य मुद्दे पे। आपको पता चल गया अपने पास टेंस तीन प्रकार का था। पार्ट वन में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक बार रिकॉल कराने के बाद मैं अब आपसे स्टार्ट हो रहा हूं। चलिए देखते हैं। पार्ट वन जो है, पहला हिस्सा है, उसका है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या हिस्सा है? प्रेजेंट टेंस। अभी प्रेजेंट टेंस कहते किसको है, ये मुझे बताइए। तो आप बोलोगे सर जो प्रेजेंट टाइम को डिनोट करे। प्रेजेंट टाइम मतलब क्या? जो अभी चल रहा है ना? तो अब देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लिखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट टेंस। चलिए, इसके पहले मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ना टेंस, इनको जो देख रहे हैं आप, ये कुल मिलाकर होता है तीन। कौन कौन सा? क्योंकि चूंकि टाइम था, याद है वो गाना 100 साल पहले? क्या था? मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। था मतलब पास्ट, है मतलब प्रेजेंट, और रहेगा मतलब फ्यूचर। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इस प्रेजेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की। जरा मैं एक बार इसके लाइन को थोड़ा मोटा करता हूं, और फिर देखते हैं, है ना? सबसे पहले बंदे का नाम याद करिए। क्या नाम था उनका? सिंपल प्रेजेंट। याद आया? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कैसे लिख रहे थे आप? याद है कोई सेंटेंस, या मैं लिखूं? अच्छा, चलिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरे का नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आईएनजी वाला। याद आया? आईएनजी वाला। याद आ रहा, नहीं आ रहा? याद आ गया, बहुत बढ़िया। परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या? ये देखिए आपके सामने लिख रखा है मैंने। एच प्लस वी थ्री हुआ तो परफेक्ट, है ना? एच प्लस वी थ्री का मतलब परफेक्ट हुआ। और चौथा क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? एक बार यहाँ गैप रहना चाहिए था, वो गैप नहीं हो पाया लगता है। ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग इसके पहले पार्ट को समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है, जिसका नाम सिंपल हम लोग लिखे थे पहले वीडियो में, याद है ना आपको? ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है ना, इसका जो है, इसका जो है हेल्पिंग वर्ब ना डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट नहीं होता है का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इसमें नहीं है। नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? जैसे इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, सेल विल हो गया, है ना? हैज हैव हैड हो गया। ये देखिए, डू और डज है इसमें हेल्पिंग वर्ब। वो भी कब नहीं लगता है? ये अफर्मेटिव में नहीं लगेगा, ये मदद करने आएगा अपनी दोस्त को। देखते हैं कैसे आता है। पहले तो आप जानिए कि डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और
इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं। इसमें जो मेन वर्ब का प्रयोग होता है वो मेन वर्ब जो है V1 या V5 का प्रयोग होता है। V1 या V5 का प्रयोग। तो सवाल है कि V5 का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ये जानना जरूरी है ना। तो देखिए V5 का मतलब तो याद है ना आपको क्या? अच्छा, SES या IES वाला पहला वीडियो देखा ना आपने? अगर नहीं देखा तो देखिएगा उसे। V5 का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? V5 का यूज हम लोग करते हैं TPSN के साथ। TPSN मतलब क्या? TPSN का मतलब क्या हुआ? अच्छा, TPSN का मतलब आप बता रहे हैं मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग डालते हैं ब्रैकेट में। तो कौन कौन उसमें है जी? कौन कौन सा उसमें है? उसमें है, आप कह रहे हैं कि सर ही है, और कौन सा है? सी है, और कौन सा है? इट है, और कौन सा है? आप कह रहे हैं सर नेम भी हो सकता है किसी का, तो नेम भी लिख देते हैं। ये सिंगुलर हुआ, हुआ ना। तो ये V5 जो है, यानी कि V5 जब रहेगा तो कब यूज होगा V5? जब हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि TPSN रहेगा। TPSN का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि कौन कौन आ सकता है उसमें? ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा, तब हम लोग यूज करेंगे V5 का। नॉर्मल केसेस में V1 का यूज करते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कौन सा है सर, ये कैसे जानेंगे हम लोग? चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को कैसे समझें? कौन से वाक्य को देख के हम समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट का है? तो देखिए, कहते हैं जो चीजें या जो कार्य हमारे डेली रूटीन में होता है। अच्छा, डेली रूटीन का मतलब दैनंदिनी वाला काम जो हम लोग रोज रोज करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते होंगे, मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ाता हूंगा, है ना। उसी तरह से जैसे मान लीजिए किसी को ऑफिस जाना होता तो डेली रूटीन में ऑफिस जाएगा जाएगा। कोई मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है ना। कुछ होती है हैबिट्स। हैबिट्स हैबिट समझते हैं ना, आदतें हमारी, है ना। आदतें क्या होती है? आदतें होती है जो हम रेगुलर उसको यूज करते हैं। आदतें हमारी होती हैं, उसको हम लोग प्रयोग करते हैं डेली बेसिस पे, है ना। आप जैसे कर सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है, वो जो है उसका टाइम है कि वह उठेगा, ब्रश करेगा और सबसे पहले नाश्ता करेगा, यानी कि ये उसकी आदत में शुमार है। जैसे कुछ लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। एक कुछ बंदा ऐसा होता है जो 10 बजे के बाद जाके बेड पे सो जाएगा। हर दिन वो 10 बजे बेड पे चला जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ तीसरी बातें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल का मतलब ऐसी बातें हुई जो एकदम सत्य है। सत्य कैसे सर? जैसे मान लीजिए सूरज का पूरब में उगना, सूर्य का पश्चिम में डूबना, ये सभी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो ऐसे वाक्य जो हैं किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। कौन कौन सा आ गए? डेली रूटीन जो भी हमारा चलता है ना। मैं घूमता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं टहलता हूं, आदतें होती हैं, है ना। हैबिट्स जिसको आप कह रहे हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है इसमें, सूरज का उगना, रात्रि का होना, दिन का होना, है ना। ये सब का सब यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। तो ये वाक्य किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। देखिए सिंपल प्रेजेंट। और अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहता है, ती रहता है, ते, ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है, तो आप समझते हैं सर वो सिंपल प्रेजेंट में है। वही बात मैंने आपको बताई है कि डेली रूटीन जो भी हमारा है, मैं आदतें हमारी जो हो, यूनिवर्सल ट्रूथ जो हो, ये सब के सब सिंपल प्रेजेंट में आता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए। पहले, ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी डे। ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी डे, तो वह हर दिन एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है। तो क्या है? उसका डेली रूटीन है ना, रोज करने वाला काम है उसके लिए। मदर कुक्स डेली, माँ रोजाना खाना बनाती है। ये क्या है? डेली रूटीन है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। फादर गोज टू ऑफिस,
पापा ऑफिस जाते हैं ना, ये भी उनका डेली रूटीन है। सी गेट्स अप एट, सी गेट्स अप एट यहाँ पे छूट गया है, इसको देख लीजिए। सी गेट्स अप एट मतलब वह 5 बजे सुबह में जगती है, ये डेली रूटीन हो गया या हैबिट हो गया इनकी, है ना। इसको आप डीआर की बजाय हैबिट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए। चलिए हैबिट कर दीजिए इसको, मैं लिख देता हूं, अगर आपको दिक्कत है तो मैं लिख देता हूं। चलिए लिख देता हूं, HABI T, हैबिट, ठीक है। तो हैबिट कर दीजिए इसको, है ना। गो टू बेड ये उसकी आदत है, वो चला ही जाएगा, है ना, HABIT, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों ने देखा कि ये जो है हैबिट है हमारी डेली हैबिट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है या उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है ना। तो ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, समझ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पहचान लिया होगा कि ये जो टेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट जो है वो किस प्रकार के वाक्यों को आप पहचानेंगे, जो हमारी आदतों में शुमार होती है, जो सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसी बात जो बिल्कुल सच हो, कहीं भी रहेंगे तो वो सच ही मानी जाएगी, है ना। तो अब देखिए इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डायरेक्टली नहीं होता है, ये होता है जब निगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH जब आप बनाते हैं तब उसमें इसका प्रयोग होता है, अन्यथा अफर्मेटिव में नहीं होगा। मेन वर्ब इसमें V1 या V5 का प्रयोग होता है। तो प्रश्न है कि V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये देखिए TPSN के साथ। अब TPSN कौन सा हुआ, तो TPSN हुआ ही, सी, इट या नेम, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहचान भी गए और हमने 3-4 एग्जाम्पल्स भी लिए। अब हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट, तो सबसे पहला आता है अफर्मेटिव, इसी को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये क्या होता है, इट इज ओनली अ स्टेटमेंट, ये एक सिर्फ कथन होता है, एक वाक्य होता है। आई प्ले क्रिकेट, एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूं। तो इसमें ना कोई निगेटिव है, ना नकारात्मक बात है, ना कोई प्रश्न किया गया, सीधा एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य है कि मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूं। दूसरा वाक्य देखिए, कहते हैं यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, आप क्रिकेट खेलते हैं कहां पर, फील्ड में। आप क्रिकेट खेलते हैं फील्ड में, आप फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं। यानी कि देख लीजिए ये दो सेंटेंस जो आप देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज हुआ है, आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या यूज हुआ है, सब्जेक्ट। अगर मैं यहां से ढूंढ के निकालूं आपके लिए तो ये देखिए सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया सब्जेक्ट, क्या आया, ये देखिए मैंने लिखा है सब्जेक्ट, लिखा ना। उसके बाद देखिए प्ले, और ये प्ले दोनों जगह प्ले ही है, यानी कि ये V1 है ना। तो सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद आप V1 लिखिए, ठीक है। और बाकी जो बचा उसे अदर वर्ड भी कह सकते हैं, अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए। अब दूसरे प्रकार के वाक्यों को देखिए, याद है आपको, सी प्लेज क्रिकेट, आप किसको देखते थे, लास्ट के लेटर को जो कि एस था, और आप देखते ही कहते थे कि सर ये तो प्रेजेंट है, कहते थे ना। दूसरा फिर देखिए, सी राम सिंग्स ए सॉन्ग, फिर लास्ट का लेटर देखिए ये क्या है, एस लगा हुआ है, यानी कि ये भी हमारा V5 है ना। कैसे बनाते थे V5 याद है ना आपको, बना के दिखाऊं, चलिए दिखा देता हूं, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं बता देता हूं। देखिए ये था V1, V1 में क्या था कि आप लिखते थे जैसे गो है, ठीक है ना। अब आइए V2 लिखते हैं, इसका V2 क्या लिखे, V2 हम लोग क्या लिखते थे, इसका वेंट, क्या लिखते थे, वेंट। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए V3, V3 क्या लिखते हैं आप, V3 इसका क्या होता है, इसका V3 होता है गोन, क्या होता है, गोन। और फिर चौथा देखिए V4, आपको तो याद होगा V4 हम लोग कैसे बनाते थे, ओरिजिनल वर्ड में ING लगाकर, जैसे गो और इंग जब आप लगा देते हैं तो गोइंग हो जाता है। और फिर इसका V5 कैसे बनाते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि इसके अंत में S, ES या IS लगाते हैं ना। तो चलिए एक बार दिखाते हैं आपको हम कि इसमें क्या लगेगा, GOES लग गया, याद आया कहां पर S, कहां पर ES, कहां पर IS लगता था।
नहीं याद आया? चलिए मैं एक बार आपको लगा के दिखाता हूं। अब देखिए जरा, अगर आपने लिखा हुआ यहाँ प्ले, PLAY, ठीक है। दूसरा देखिए, यहां लिखा हुआ है ब्रेक, क्या लिखा हुआ है? ब्रेक। तीसरा देखिए लिखा हुआ है डू। चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फ्लाई। क्राई लिखिए CRY, ठीक है। अब पहले में जाइए आप। पहला लेटर, सबसे पहले देखिए लास्ट का लेटर क्या है? वाई। वाई के पहले क्या है? वोवल। लास्ट का ये जो वर्ब है ये प्ले है, इसका लास्ट का लेटर क्या है? वाई। वाई के पहले क्या है? वोवल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसमें एस लगाते हैं। PLAYS आपने बना दिया तो V5 बन गया। इसमें आइए, लास्ट का लेटर देखिए क्या है जी? क्या है? के। के क्या होता है? कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें भी एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? BREAKS, ब्रेक्स हो गया। फिर अब देखिए लास्ट का लेटर इसका देखिए, ये क्या है? डू। लास्ट का लेटर क्या है? वोवल है। तो वोवल के साथ आपको याद होगा कि आप ES लगाते हैं, तो लगा दीजिए DOES, ठीक है। और अब देखिए इसको, लास्ट का लेटर है वाई, और वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। यदि कोई ऐसा वर्ब हमारे पास होता है जिसका लास्ट का लेटर हमारा होता है कॉन्सोनेंट, और उसके पहले भी लगा होता है कॉन्सोनेंट, यानी कि वाई है वो भी कॉन्सोनेंट है, और उसके आगे जो लगा हुआ है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग? उस वाई को वहां से हटा देते हैं। क्या करते हैं? ध्यान किधर है? इधर देखिए, वाई को हटा देंगे और इसके बदले क्या लगाएंगे? IES। तो देखिए मैं लिख देता हूं CRIES। समझ में आ गया? कहां पे एस, कहां पे ES, कहां पे YES? IES देख लिया ना आपने? चलिए, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, अब आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस V5 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? अरे बताइए, हाँ हाँ कहिए, समझ रहे हैं ना? तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया है, ये बना दिया है इस सेंटेंस को। देखिए, तो अब हम लोगों ने क्या देखा है कि एक सेंटेंस ऐसा बना जो सब्जेक्ट के साथ V1 और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा बना सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो दोनों के सब्जेक्ट को कॉमन बना लीजिए। ये देखिए, यहां से चलिए, यहां से यहां तक आइए, तो देखिए मैंने सबसे पहले रूल नंबर 1 में S लिखा है, उसके बाद इनका V1 और इनका V5, ये लिख दीजिए, ये V1 ये V5 लिख दिया आपने, लिखा ना आपने? और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन था, तो एज इट इज आपने लिख दिया इसको। तो इस प्रकार से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस का बन गया है। क्या बना है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। आप इसके आधार पे हमारे डेली रूटीन में आने वाले कुछ सेंटेंस हैं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग केले खाते हैं, राम सेवैयां खाता है ना, सीता गीत गाती है। ऐसे वाक्यों का आप तो उदाहरण हिंदी में लिखकर और इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, सिर्फ इस नियम को देखकर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग दूसरे प्रकार के वाक्य में समझते हैं। निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसका जवाब आप नहीं में देते हैं। मैंने पूछा, क्या आप टेंस सीखते हैं? नहीं सर, है ना। जब आप किसी प्रश्न का जवाब नहीं में देते हैं, नो में देते हैं, है ना, तो क्या होता है? वो होता यह है कि वह नकारात्मक वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? नकारात्मक वाक्य बनता है। जरा ध्यान से सीखिएगा, नहीं तो बाद में गड़बड़ होगी आपसे। देखिए, अब सेंटेंसेस को देखिए। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, देखिए सबसे पहले डू लग गया, यहाँ पे लगा ना, और चूंकि यह सेंटेंस निगेटिव है इसलिए नॉट भी इसमें लगा, लगा ना, ठीक है। फिर देखिए आई के साथ डू और फिर से नॉट लग गया। अब ये डू क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, वो जब भी आएगा अपने एक साथी को साथ में लेकर आता है, क्योंकि नहीं बोलने के बाद पीटने का भी डर होता है बच्चों। आप भी डरते होंगे अपने माता पिताजी से कि आपको पापा ने कहा था कुछ काम करना, आप भूल गए, तो आपसे पूछा गया ये काम हो गया, तो आप थरथरा जाते हैं कि अगर नहीं बोलेंगे तो पिताजी गुस्सा होंगे और हमें पिटाई होगी। तो अब देखिए, नहीं बोलने के डर से
अपने एक साथी को लेकर आया है। ये साथी कौन सा है? मैंने आपको शुरू करते ही मैंने आपको बताया था, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका दोस्त है ना? इसका दोस्त है। तो डू कहाँ लगेगा? छोड़िए, डज कहाँ लगेगा ये बताइए। तो डज क्या है? V5 है ना? V5 नहीं है? अरे भूल गए आप लगता है। ये देखिए, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, डू है ना? दूसरा देखिए क्या लगेगा? डू के बाद डिड। कुछ और लग गया क्या? डू के बाद डिड, फिर क्या लगेगा? डन। फिर क्या लगेगा? डूइंग। फिर क्या लगेगा? क्या लगेगा बताइए? डज। एकदम सही कहा आपने, है ना? देखिए, ये जो है V5, देखिए लग रहा है V5। तो V5 का यूज कहाँ होता है? ये देखिए आपने लिखा है कि सर V5 का यूज TPSN के साथ होता है, यानी कि ही सी इट रहे तो डज लगेगा, बाकी के साथ डू लगेगा। तो अब वाक्य को देखिए, यह वाक्य जो है आपका यहाँ पर था। सबसे पहले यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, फिर आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, सिंग ए सॉन्ग, ठीक है ना? यहाँ सब्जेक्ट था, उसके साथ डू और फिर नॉट लगा, बाकी सब कुछ V1 रह जाएगा, ठीक है? दूसरे प्रकार सी डज, अब देखिए सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। याद आया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करता है। इसलिए देखिए, इस सी और इस राम के साथ डज लगा है नॉट के पहले, है ना? यानी कि जब भी आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि जब भी आपको नॉट लिखना होगा, उसके पहले हर हालत में आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत है। नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार से अब आप इसके दोनों को पहचान जाइए। इन दोनों को देखिए, इनको मैं ऐड कर लेता हूं यहां पर। ओहो, चलिए, ये देखिए, ये दोनों हुआ हमारा सब्जेक्ट, हुआ ना जी? तो देखिए मैंने लिखा है सब्जेक्ट, इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए उसमें, यानी कि ये सब्जेक्ट आ गया ना? देखिए मैंने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट, इनका ले आइए डू। इन दोनों के ऊपर क्या था? डू। अब डू क्यों लगा दोनों में बताइए? क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है, एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है ना? तो यहाँ लग गया डू, देखिए लगा गया डू। और फिर इन दोनों को देखिए, डज। कैसे लगा डज? पता चला आपको? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है बच्चों, है कि नहीं? है ना? चलिए, तो डू और डज लिख दिए, साथ में लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे V1 या V5, सॉरी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, है ना? यहाँ पे V5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए तो? आप कहोगे सर क्योंकि ऑलरेडी हम V5 एक बार यदि यूज कर लेंगे यहाँ, तो दोबारा V5 यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो था निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। तीसरा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं डियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग ये करते हैं कि जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब रहता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास रहता है, जैसे यहाँ देखिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, क्या है देखिए, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आया हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। वाक्य को देखिए तो आपको पता चल जाएगा। डू यू प्ले क्रिकेट, ये देखिए डू लगा दिया सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले इसको रख दिया। रखे कि नहीं? ये देखिए सब्जेक्ट से पहले डू को रख दिया। डू दे प्ले फुटबॉल, ये देखिए फिर से हमने सब्जेक्ट से पहले डू को लिख दिया। फिर देखिए डज सी प्ले क्रिकेट, ये देखिए फिर से हमने सी के यानी सब्जेक्ट से पहले डज लिख दिया। फिर यहाँ देखिए सी है, सी के पहले फिर सब्जेक्ट है, सॉरी क्या है? डज है। यानी कि यदि किसी वाक्य में आप डू या डज को यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे, तो वो वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं? डज सी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है? डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वो गीत गाती है ना? तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। इसमें क्या कंपलसरी है मुझे बताइए? इसमें कंपलसरी है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। याद रहेगा? क्वेश्चन मार्क कैसे लगाते हैं? मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये जो है इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसीलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाना है। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं एक्चुअल में, है ना? तो चलिए
अब इसका रूल क्या बना, सबसे पहले डू या डज, ये देखिए लिख दिया मैंने। फिर क्या है, यू, दे, सी और सी, ये सब्जेक्ट हो गए, तो डू डज के साथ सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या, सब में देखिए V1 लगा हुआ है, बिल्कुल। और फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ ये क्वेश्चन मार्क लग गया, तो बन गया कि नहीं? ठीक है। एक जो चौथे प्रकार का सेंटेंस होता है उसको हम लोग WH क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं, WH परिवार का, है ना। अब WH परिवार क्या होता है, यदि किसी वाक्य में क्या, कहां, कब, क्यों, कैसे इत्यादि लगा रहे तो आप समझ जाइए वो WH क्वेश्चन है ना। ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन ही है। इसमें करना क्या है कि जैसे आप इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले डू डज को लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट V1 लगाते हैं। इसमें क्या करना है, केवल एक WH वर्ड को छांट के आप लिख दीजिए। जैसे वह कहाँ रहता है, कहाँ का इंग्लिश क्या है, वेयर, तो आप लिख दीजिए। तुम स्कूल कब जाते हो, कब का इंग्लिश क्या है, व्हेन, है ना। तो WH को लिखिए, बाकी पूरा इंटेरोगेटिव को कॉपी करिए। सेंटेंस देखिए, व्हाट डू यू वांट, ये देखिए WH में व्हाट था, हेल्पिंग वर्ब डू है। अगर इसको भूल जाइए आप, मान लीजिए ये नहीं है, तो डू यू वांट यही बनाना, डू यू लिव ये बनाना, डज शी प्ले द वायलिन ये बनाना। तो क्या कर रहे हैं आप, सिर्फ इसमें WH वर्ड को ऐड कर रहे हैं। ये सब WH परिवार कहे जाते हैं। आप पूछोगे सर WH ही क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है WH क्योंकि ये भाई साहब सबके सब WH से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हाउ को आप छोड़ दीजिए तो, है ना, क्योंकि ये सबके सब WH देख पा रहे हैं ना, है ना। एक हाउ भी केवल ऐसा है जो WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन वह भी एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आप WH वर्ड लिखेंगे इसमें, ये देखिए WH वर्ड लिखा गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज जो भी आएगा, याद रखिए इसमें डू डज का यूज हो रहा है, लेकिन जब अगला अगला प्रकार आएगा टेंस का, प्रेजेंट टेंस का, तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो उसमें लगेगा, है ना। तो WH के बाद डू डज लग गया, फिर लग गया सब्जेक्ट, फिर लग गया V1, फिर लग गया ऑब्जेक्ट। देख पा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल सही सीख रहे होंगे। चलिए, अब एक पांचवा प्रकार का सेंटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो जैसे इंटेरोगेटिव आपने सीखा ना, डू यू वांट टू गो या डू यू गो, ऐसा करके सीखा ना आपने। ये देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव निगेटिव अगर रह गया तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए, कुछ नहीं करना है। ये देखिए आपके सामने लगा हुआ है, डू यू नॉट, ये देखिए यू के बाद आपने नॉट लगा दिया। डज सी नॉट, सब्जेक्ट है, नोट लगा दिया। दे, डू दे, अब देखिए यहाँ छूट गया था, डू दे, यहाँ लगा दीजिए नॉट। क्या लगाइएगा, नॉट। क्या लगाइएगा, नॉट। यहाँ छूट गया, इसको आप लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ डू दे नॉट वॉच द मूवी, सब्जेक्ट दे था, इसके पहले नॉट, बाद में, है ना। तो रूल क्या बना, डू डज सब्जेक्ट। अगर नोट नहीं होता तो ये क्या होता, इंट्रोगेटिव हो जाता, लेकिन नोट लगा दिया तो इंट्रोगेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। WH निगेटिव में क्या होता है, सो देखिए WH निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं। जैसे आपने करना क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है WH में, ठीक है। तो इस प्रकार से रूल आप देख सकते हैं, आसानी से समझ गए। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, और अगर कोई दिक्कत फिर भी रहे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब दूसरा प्रकार का जो सेंटेंस होता है, दूसरा प्रकार का जो होता है प्रेजेंट का पार्ट, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं जी। क्या जी आपका ग्रेजुएशन हो गया, आप पूछते हैं, नहीं सर अभी हम पार्ट 2 में कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू का मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ हो, अभी चल रहा हो, ठीक है। देखिए कंटिन्यूअस में ये बड़ा आसान है पहचानना। कैसे, चल रहा है कोई काम, सर मैं बाजार जा रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, मैं पपीता खाती हूँ, है ना। तो अब देखिए, खा रही हूँ, खाती हूँ नहीं बल्कि खा रही हूँ, क्योंकि खाने का काम जारी है अभी। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब में आता है इज, एम और आर। मेन वर्ब में क्या यूज होता है, V4। याद है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ING, ING का मतलब V इंटू ING लगा दीजिए आप, जैसे लगाएंगे वो V4 बन जाएगा, बनेगा ना। अब इसी प्रकार से पहचानेंगे कैसे, तो कह रहा है द वर्क विच इज गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है, और इन प्रोग्रेस मतलब वही हुआ, या नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड मतलब जो पूरा नहीं हुआ, है ना। ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। और अब आप बनाने चल रहे हैं इसका अफर्मेटिव। देखिए दे आर वाचिंग क्रिकेट मैच, आर वाचिंग मतलब चल रहा है अभी काम। आई एम सॉल्विंग द सम्स ऑफ मैथमेटिक्स,
देखिए आईएनजी चल रहा है, मतलब अभी सॉल्व करने का काम जारी है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, आईएनजी लगा है, प्लेइंग फुटबॉल हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, प्ले इज ऑन, है ना, देख रहे हैं ना। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, ये देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा, इज एम आर लगा दिए, ये क्या है, एचवी है, एचवी समझते हैं ना, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद सब में V4 लगा हुआ, आईएनजी लग गया मतलब V4 है, बाकी जो बचा ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, आप जो कह लें इसको। तो देखिए रूल क्या बना, सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर इजेएमआर आ गया, फिर V4 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। निगेटिव बनाना याद करिए, निगेटिव में क्या करते थे, आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख के नोट लगाइए, जैसे मैंने लगाया हुआ है, देख पा रहे हैं आप, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर नॉट राइटिंग लेटर्स, है ना, है ना, बिल्कुल एकदम सही पकड़ रहे हैं आप, यानी कि सब्जेक्ट लिख रहे हैं सबसे पहले, फिर लिखना है एचवी, फिर लगा रहा है नोट, फिर V4, ये देखिए सब्जेक्ट इज एम आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये बनाया ना आपने। ठीक है, अब देखिए इसमें निगेटिव था, तो मैंने तो एरर बता दिया आपको, क्या बताइए क्या छूट गया इसमें, ये देखिए जो हम लोगों ने रूल लिखा है उसमें देखिए हमारे पास ये छूट गया है, एचवी के बाद नोट आना चाहिए था, वो नोट लिखने में छूट गया है, तो अभी हम लोग इसको नोट कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, करें, चलिए कर देते हैं, क्या लगेगा, नोट, नोट लग गया, लग गया ना नोट, और उसके बाद देखिए V4 बनेगा, क्योंकि बिना निगेटिव तो ये बात वही हो गई, बिना दूल्हे बारात पहुंच गए। अब सराती वाले बड़ी खातिरदारी करते हैं, यदि आप दूल्हे के बगैर बारात लेकर पहुंचेंगे, तो यहाँ आप भूलिएगा मत, नोट लगाइएगा, क्या लगाइएगा, नोट, ठीक है ना। चलिए एक बार नीचे में भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखना है। चलिए ऐसा करता हूं, मैं एक बार ना यहाँ पे इसे लिख ही देता हूं, चलिए क्या क्या आता है देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, इज एम आर, इज एम, इज एम और आर आया, फिर आपने क्या किया, प्लस कर दिया, किसके साथ, नॉट के साथ कर दिया आपने, प्लस, अब क्या आएगा, अब आएगा प्लस कर दिया आपने V4, क्या कर दिया, आईएनजी मतलब V4 होता है, प्लस फिर क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, फिर आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सही है। चलिए चलिए इनका झमेला ही खत्म कर देता हूँ, है ना, चलिए यहाँ क्या आ गया, वहां रहा नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ आना पड़ेगा, अब आ जाएंगे आप, सही है, फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा, क्योंकि वाक्य पूरा तभी होता है जब आप उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। अब इनको इनको आप भूल जाइए, अब इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं है, तो ठीक है छोड़िए, रहने दीजिए इनको। अब चलते हैं तीसरे प्रकार के सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव, याद करिए मैंने क्या बताया था आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, याद आया, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए सबसे पहले क्या लिखा आपने, आपने लिखा कि सर इज ही गोइंग टू मार्केट, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिया, किससे, सब्जेक्ट से, एम आई वॉचिंग द मूवी, ये देखिए क्या किया आपने, एम को लिख दिया इससे पहले, उसके बाद है आर दे प्लेइंग द तबला, टेबल लिख दिया इसको, इसको तबला करना पड़ेगा, चलिए कर देते हैं एक बार, क्या कर दें, तबला, चलिए आपको याद रहना चाहिए ये तबला है, तबला समझते हैं ना, बिल्कुल आप समझते होंगे। तो देखिए अब देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, देखिए रूल कैसा बना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर आया है देखिए सब्जेक्ट ही आई दे, ये लग गया, फिर क्या है V4, सब में आईएनजी है तो V4 हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। चौथा प्रकार देखिए WH क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए WH क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं,
और फिर पूरा इंटेरोगेटिव कॉपी कर देते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के। ये देखिए, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इसके पहले डब्ल्यू एच लगा हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड, परिवार याद है ना डब्ल्यू एच का, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है इसलिए उसको डब्ल्यू एच कहते हैं। रूल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव निगेटिव जब करेंगे, याद करिए पहला वाला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए, इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। रूल आपके सामने रखा हुआ है, आप चाहेंगे तो इसको आप देख सकते हैं बारी बारी से, है ना। आप खुद से रूल बनाना सीख जाइए। डब्ल्यू एच निगेटिव में क्या है, डब्ल्यू एच जैसे लिखे वैसे लिख दीजिए, केवल नोट लगा दीजिए, डब्ल्यू एच जैसे लिखे लिख दीजिए, सब्जेक्ट के बाद नोट केवल लगा दीजिए, हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाना सिखा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरह से सीख गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आया है तो फिर मैं आपको मिलता हूं पार्ट 2 में, जिसमें मैं बचे हुए टेंसेस की बात करूंगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा वीडियो स्लो बना रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आ जाए। एक बार आप समझ जाएंगे तो बाकी हम लोग फास्ट भी कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।